दोस्तों, एक नौजवान औरत होती है जो कि पिछले 3 साल से विधवा होती है और वो फोन पे दिन रात किसी व्यक्ति से लगी रहती है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उसके फोन पे फोन आता है और जो फोन किया होता है शख्स वो बोलता है कि हेलो मेरी विधवा रानी, तुम कैसी हो। इतने में ये औरत सुन के बोलती है कि यार तुम तो ऐसा मत बोलो, तुम तो हर वो बात जानते हो जो हमारे साथ हुआ है। इतने में वीडियो कॉल पे ही वो व्यक्ति होता है। उसके बाद ये कपड़े को उतारती है और एक लाल साड़ी पहनती है, सिंदूर करती है, मंगलसूत्र पहनती है, मतलब उस तरीके से सजती संवरती है जैसे कि नई नवेली दुल्हन सजती संवरती है। उसके बाद सज संवर कर फिर वीडियो कॉल पे ही शुरू हो जाती है और ये दोनों जानते नहीं है कि हम दोनों का जो करतूत है वो कोई और भी है जो कि हम लोगों को देख रहा है। दोस्तों, आखिर ये किससे बात करती है, कौन वो शख्स होता है, जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग है कहानी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है गोंडा जिले की बेसियाचंद क्षेत्र की। दोस्तों, एक रामकरण होता है जो कि बेसियाचंद क्षेत्र के होते हैं। उनकी शादी होती है जो कि रीमा नाम की लड़की होती है उससे। हंसा खेलता इन दोनों का परिवार होता है। इन दोनों का परिवार में जो रामकरण के परिवार होते हैं उनमें 3 भाई होते हैं और 3 भाई और एक पिता होते हैं जो कि इन लोगों का शादी के बाद हंसता खेलता परिवार होता है। लेकिन शादी के कुछ ही दिन बीतने के बाद घर में कलेश कलह होना शुरू हो जाता है। एक दिन की बात है कि जो रीमा होती है ये दौड़ते हुए अचानक पुलिस थाने पहुंच जाती है। पुलिस थाने पहुंचकर वहां पे माथा पीट पीट के रोने लगती है कि हमारे हस्बैंड को हमारे घर वाले ने मार दिया और कहाँ लाश को छुपा रखा है हमें पता तक भी नहीं चला है। हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। फिर जो वहाँ के थाने का पुलिसकर्मी होते हैं, जो थाना अध्यक्ष होते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं, बोलते हैं कि चिल्लाओ मत, शांतिपूर्वक बताओ कि तुम्हारे साथ क्या घटना हुआ है ताकि हम उस पर उचित कार्रवाई कर सकें, एक्शन ले सकें। फिर एक कहानी बताती है कि हमारे जो हस्बैंड है उनके साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा घर वाले रहते थे और आज उनके साथ पता नहीं क्या किया है सब कि वो घर पे आए ही नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, उनकी मर्डर कर दिया गया है। फिर इस बात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस थाना अध्यक्ष जो थे वो उचित कार्रवाई करते हैं। इस लड़की के बयान पे FIR दर्ज होता है और उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस रामकरण के भाई में संजय, नन्हक्के और राहुल होते हैं। पुलिसकर्मी वहां पे पहुंचते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों ने रामकरण की लाश को कहाँ छुपा दिया है। तो वो चारों जो उनके उस औरत का जो विधवा औरत होती है उसकी जो ससुर होते हैं वो और 3 रामकरण के जो भाई होते हैं उनसे पूछताछ पुलिस करती है। पुलिस पूछताछ करने के बाद इस औरत के बयान के ऊपर एक्शन लेती है। वो लोग बोलते हैं कि हमने कोई ऐसा कसूर नहीं किया, हम तो खुद अपने भाइयों को ढूंढ रहे हैं लेकिन भाई हमारा मिल नहीं रहा है। पुलिसकर्मी बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उसको मार दिए हो और मार के तुम लोग छुपा दिए हो। FIR दर्ज करके उसको थाने लेके आता है पुलिस। उसके बाद में तुरंत उसको जेल भेज देता है। जेल में जो है ये चारों और सजा जब काट रहे होते हैं तो जो घर वाले लोग होते हैं, बाकी के सदस्य जो होते हैं, लेडीज सदस्य, वो हर महीने वहां मिलने जाया करती है। जब मिलने जाती थी तो वहां जो कैद जो लोग थे, रामकरण के जो भाई, वो लोग अपने भाई के बारे में पूछते थे कि क्या लाश मिली, क्या कोई पता चला कि रामकरण के साथ आखिर क्या हुआ है, जिससे कि सच्चाई सामने आए और हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिले। लेकिन रामकरण के जो घर के लेडीज सदस्य भाभी लोग होते हैं वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग आखिर उसके साथ क्या किया है, कहाँ छुपा दिया है, कैसे मारा, ये तुम लोग ही तो बताओगे ना, तुम ही लोग न मारे हो। जो संजय होता है वो बोलता है कि अरे तुम यार विश्वास करो, ऐसा भला हम अपने भाई के साथ क्यों करेंगे, अगर करेंगे भी तो तुम लोग को तो जानकारी जरूर देंगे कि हम ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं, कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने निर्दोष है। फिर महीने 2 महीने बाद जब मिलने जाती है सब, तो वहां पे फिर से वही बात चारों
पूछते हैं अपने रामकरण भाई के बारे में, तो इसमें जो नन्हक्के की बहुएं होती है, इनमें जो नन्हक्के की बहू होती है वो बोलती है कि वो तो फोन पे पता नहीं किससे लगी रहती है, दिन रात फोन पे ही लगी रहती है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसका हस्बैंड का डेथ हुआ है, उसका हस्बैंड का मर्डर हुआ है, उसका हस्बैंड घर पे नहीं है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो बस दिन में रहती है सदा भाव में, लेकिन रात में तो वो पता नहीं किससे बात करती है, रोज रात में ही बात करती है और काफी लंबा बात करती है। दोस्तों, जो रामकरण का भाई होता है वो बोलता है कि तुम लोग लेडीज हो, तुम लोग उसके पीछे पड़ो, तुम लोग देखो कि आखिर वो किससे बात करती है। दोस्तों, जो रीमा होती है वो एक व्यक्ति से बात करती है वीडियो कॉल पे, जो कि दिन में विधवा का भाव रखती है और रात में एक सुहागन बन जाती है। और उन दोनों को पता नहीं था कि हम लोगों को कोई देख रहा है, हमारे पीछे भी कोई है जो कि हमारी करतूत को देखने की कोशिश कर रहा है। जब थाने से ये लोग वापस आते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, रीमा के पीछे पड़ते हैं कि आखिर किससे बात करती है। तो एक दिन की बात है कि जो वीडियो कॉल पे एक दिन की बात है कि कोई सामने से कॉल किया है और एक कॉल रिसीव करी है और बात कर रही है। उसके बाद में अपना सुहागन का पूरा पोशाक पहन लेती है, उसके बाद बातें करना शुरू कर देती है। ये औरतें देखकर दंग रह जाती है कि आखिर किससे बात कर रही है। फिर जब जेल मिलने पहुंचती है तो वहां पे सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, वो किसी से बात करती है। जो वीडियो कॉल पे था उसको तो हम पहचान नहीं पाए कौन था कौन नहीं, लेकिन ये रात में जो है सुहागन बन के बात करती है, जैसे कि लगता है कि नए नवेली दुल्हन है। फिर इस बात की जानकारी दिया जाता है थाने में। थाने में जाकर ये जो रामकरण के तीनों भाई की जो बहू है होती है, वो जाकर वहां पे बोलती है कि साहब, हमारे पति के साथ नाइंसाफ हुआ है। जिस औरत की हस्बैंड का मर्डर हुआ है वही औरत ना जाने किससे रात में बात करती है और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे साथ कोई घटना घटित हुआ है, हमारा आदमी नहीं है। और ये अपने इंसाफ के लिए लड़ाई मांग करने लगती है सब कि हमारे हस्बैंड निर्दोष है, हम लोगों का हस्बैंड जो है निर्दोष है, उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिलीज कर दिया जाए। पुलिस इन सब की बात को सुनकर पुलिस जो है उस रीमा को बुलाती है और पूछती है कि तुम बताओ आखिर तुम किससे बात करती हो रोज। रीमा रोते हुए बोलती है कि साहब, हम पे लांछन लगाया जा रहा है, हम पे आरोप लगाया जा रहा है, एक भारतीय नारी के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है कि हम भला किससे बात करेंगे। ऐसे बोलने लगती है। पुलिसकर्मी जो होते हैं उसको मासूमियत को देखकर विश्वास कर जाते हैं कि ये जो बोल रही है सच है, ये किसी का मर्डर नहीं की है। फिर से कंप्लेन करने जाते हैं सब तीनों भाई का। महिला जो होती है, बहू जो होती है, फिर से थाने पहुंचती है। उसके बाद बोलती है कि साहब, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो इसकी जांच करवाइए, इसकी जांच कीजिए, आपको सही और गलत की पता चल जाएगा। पुलिस अध्यक्ष होते हैं, थाना अध्यक्ष जो होते हैं, वो एसपी से विनीत जायसवाल से बात करते हैं कि सर, बेसिया चैन क्षेत्र में ऐसे ऐसे घटना घटित हुआ है, इसको क्या किया जाए। फिर जो विनीत जायसवाल जो एसपी होते हैं वो बोलते हैं कि कॉल को ट्रेस किया जाए ताकि सही पता चल पाए कि आखिर बात जो करती है कहाँ पे करती है। ठीक उसी प्रकार से जो थाना अध्यक्ष होते हैं एसपी के निर्देश को पालन करते हैं और कॉल को डिटेक्ट किया जाता है, ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि जो रीमा होती है वो गुजरात के किसी व्यक्ति से बात करती है। तो दोस्तों, फिर जो पुलिस होता है वो गुजरात के पुलिस से हेल्प मांगता है, क्योंकि लोकेशन वहाँ का आ रहा होता है। तो गुजरात में कच्छ क्षेत्र है, कच्छ में जाके वो व्यक्ति पकड़ाता है। और जब पुलिस जाके वहाँ पे जांच करता है तो देखता है कि वहाँ पे जो व्यक्ति से जो रीमा बात करती थी वो उसका हस्बैंड रामकरण ही है। देखकर पुलिस शौक हो जाती है। फिर उसको गिरफ्तार करके यहाँ यूपी लाता है, उत्तर प्रदेश गोंडा बेसिया चंद क्षेत्र में लाता है। जब यहाँ के लोग देखते हैं तो दांते उंगली काटने लगते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता। फिर जाके उसके बाद दोस्तों पुलिस पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुम लोग इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचे, आखिर जिंदा व्यक्ति को मर्डर के आरोप में
अपने घर के परिवार को तुम लोग जेल क्यों करवाए। तब जाके जो रीमा होती है बताती है कि हम लोग को प्रताड़ित किया जाता था, हम लोग से रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा था, इसके वजह से हम लोगों ने प्लानिंग किया कि हम रातों रात यहाँ से निकल जाते हैं। तुम अचानक यहाँ पे कुछ ऐसी नाटक करना जिसपे कि लोग विश्वास करें और थाना का हेल्प लेना, जिससे कि ये लोग हमारे मर्डर केस में ये लोग अंदर चले जाएंगे और हम लोगों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि रामकरण और रीमा को पुलिस जो है कि जेल कर देती है और वो जो चारों व्यक्ति होते हैं उनको रिहा कर देती है। तो दोस्तों इस कहानी से आप क्या समझते हैं, इस कहानी में आपको क्या देखने को मिला। दोस्तों इस क्या जो रीमा और रामकरण ने मिल के अपने घर परिवार के लिए जो षड्यंत्र रचा, ये सही किया। किसी पे विश्वास करने की, अभी किसी पे विश्वास करना जायज है, विश्वास करे भी तो किस पे करें। अपनी कमेंट जरूर इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस कहानी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को न दिल दुखाना चाहते हैं न ठेस पहुंचाना चाहते हैं। बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सावधान, सतर्क और क्राइम से बचे रहने की एक अथक प्रयास करते हैं ताकि आप लोग क्राइम से बचे रहें। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।